मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th की बायोलॉजी का चैप्टर वंशागत का आणविक आधार। इसमें पहला वीडियो बन चुका है, आज ये दूसरा वीडियो है। ये सारे वीडियो NCERT के ऊपर निर्भर हैं और NCERT के सारे महत्वपूर्ण बिंदुओं को मैं यहाँ पे लाके प्रस्तुत कर रहा हूँ, जिससे आपको NCERT बहुत आसानी से समझ में आ जाए, चाहे आप नीट की तैयारी कर रहे हों या यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम की। बात जो आज शुरू होती है, जो सेकेंड पार्ट है, जो NCERT में एक शब्द दिया गया है मानव जीनोम, जिसको हम ह्यूमन जीनोम कह सकते हैं। मानव जीनोम के बारे में अगर हम समझने की कोशिश करें कि अगर हम इंसान को लेके समझते हैं, क्योंकि मानव की बात हो रही है, तो इंसान की कोशिकाओं में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। आप ये फिगर देख रहे होंगे, गुणसूत्र जोड़े में पाए जाते हैं, इसीलिए 46 गुणसूत्र होते हैं, या हम ऐसे कह सकते हैं कि मानव में 23 गुणसूत्र होते हैं। अब ये गुणसूत्र होते कैसे हैं या गुणसूत्र पाए कहाँ पे जाते हैं, तो आपको जानकारी होगी कि कोशिकाओं के अंदर एक महत्वपूर्ण भाग होता है जिसको केंद्रक कहते हैं, और केंद्रक के अंदर ही गुणसूत्र पाए जाते हैं। फिगर में आप देख रहे होंगे कि इस तरीके से कोशिका में केंद्रक है, केंद्रक के अंदर आपको गुणसूत्र दिखेंगे और बाद में DNA दिखेगा। आखिर DNA क्या है? DNA वो आनुवांशिक पदार्थ है जो लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लेके जाता है। तब ले जाने वाला कौन वाहक होता है? तो जो लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो चीज़ ले जाती है वो DNA का भाग होता है, जिसको हम जीन कहते हैं। तो मानव जीनोम की परिभाषा क्या हुई कि मनुष्य के सारे जो DNA होते हैं उनमें जितने भी जीन पाए जाते हैं उसके समूह को ही हम क्या कहते हैं? मानव जीनोम। यदि 46 क्रोमोसोम में जितने जीन पाए गए उनको सामूहिक रूप से हम क्या कहेंगे? मानव जीनोम कहेंगे। अब NCERT में अगला जो महत्वपूर्ण शब्द है वो है जीनोमिक्स। जीनोमिक्स शब्द क्या है? इसको अगर हम डिटेल में समझें तो बाद में विज्ञान, जीव विज्ञान को जब और आगे यह क्षेत्र बढ़ता चला गया तो बायोलॉजी की कई ब्रांचेज, कई शाखाएं बढ़ गईं। तो जीनोमिक्स क्या होता है कि विज्ञान का वह क्षेत्र जिसमें जीनोम की संरचना यानी जीन की संरचना या DNA की संरचना की जानकारी, जीन के कार्य क्या क्या होते हैं उनकी जानकारी, जैव विकास को समझने की कोशिश करें तो मानव का विकास कहा जाता है किससे हुआ है? बंदरों से हुआ है। इस फिगर में आप देख रहे हैं कि मानव कैसे आगे बढ़ते बढ़ते और वर्तमान में जो आधुनिक आदमी है जिसको होमो सैपियंस कहते हैं, उसका उत्पत्ति या विकास हुआ। तो जैव विकास का अध्ययन करना, मैपिंग क्या होता है कि कौन सा जीन गुणसूत्र के किस भाग पे स्थित है और वह एक जीन से कितनी दूरी पे है, वह किस गुणसूत्र की संख्या पे पाया जाता है, इसको हम मैपिंग कहते हैं। और बात होती है एडिटिंग की। एडिटिंग भी आप समझते हैं कि कोई DNA का खंड कट के कहाँ जुड़ा और वह पहले भाग में जुड़ा, तीसरे भाग में जुड़ा, या एक जीन एक गुणसूत्र से दूसरे गुणसूत्र में कैसे गए, तो इसी को हम एडिटिंग कहते हैं। और जब इन सभी का अध्ययन करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? जीनोमिक्स कहते हैं। तो यहाँ पे ये दोनों बात समझ में आ चुकी होगी। अब जो महत्वपूर्ण, जिसके ऊपर ये पूरा चैप्टर आधारित है, वह महत्वपूर्ण टॉपिक शुरू करते हैं, DNA का फुल फॉर्म डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, और शॉर्ट फॉर्म में इसको हम कहते हैं DNA, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। अब ये DNA होता क्या है? DNA का फिगर हम लोग सभी देख रहे होंगे, DNA में आप देख रहे होंगे चित्र के कि ये जो डबल कुंडलित संरचना हमारे सामने दिखाई दे रही है, यही क्या है? DNA है। लेकिन क्या ये DNA की संरचना ही पर्याप्त है या इसके सूक्ष्म भाग तक हम पहुंचने की कोशिश करते हैं? तो देर न करते हुए शुरू करते हैं। तो अगर जो सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात निकल के सामने आती है वो क्या होता है? यह डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स का बहुलक है। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स का बहुलक है। ये बात समझने की कोशिश करते हैं। बहुलक किसे कहते हैं? बहुलक यानी जब कोई समान चीज़ें एक साथ जुड़ जाती हैं तो उसी को बहुलक कहते हैं। उदाहरण समझें तो जैसे ट्रेन होती है, ट्रेन में कई डिब्बे बारी बारी से जुड़ जाते हैं तो ट्रेन बनते हैं। अगर एक हटा दिया जाए तो वो डिब्बा कहलाएगा, उसको हम ट्रेन नहीं कहेंगे। तो DNA का क्या होता है?
इस फिगर में देखिएगा, जब इस डीएनए यानी गुणसूत्र, ये जो डीएनए का फिगर है, इसको जो घूमा हुआ है आपस में, इसको अगर हम सीधा कर देते हैं तो वह एक सीढ़ी की तरह संरचना बनाता है। और ये सीढ़ी की जो संरचना होती है, फिगर के अनुसार देख रहे होंगे, एक दो बड़े बांस के डंडे की तरह हैं और बीच बीच में बांस के छोटे छोटे दंड लगे हुए हैं और ये सीढ़ी रुकी हुई है। यही जो संरचना होती है डीएनए कहलाती है। तो यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड कहाँ है? तो आप फिगर को ध्यान से देखिएगा कि जो एक दंड होता है, उस एक बांस में किनारे जो एक बांस है, उसके एक बांस के सिरे में जो एक दंड जहाँ तक जुड़ा होता है, वह एक जो समूह है वही क्या कहलाता है? न्यूक्लियोटाइड। यानी उन दोनों, फिर से समझने की कोशिश करते हैं, उन दोनों जो बांस के डंडे हैं, लंबे लंबे आपको दिख रहे हैं फिगर में, उनको यदि हम तोड़ के अलग करते हैं, इस फिगर में देखिएगा, इसमें इन दोनों दंडों को हम क्या कर दिए? अलग कर दिए। और जैसे अलग करते हैं तो उसके एक एक भाग जो क्या कहलाते हैं? न्यूक्लियोटाइड कहलाते हैं। अब ये न्यूक्लियोटाइड होते क्या हैं, इसको और थोड़ा डिटेल में समझते हैं। न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं वह दो प्रकार के होते हैं। यानी जो न्यूक्लियोटाइड दो प्रकार के हुए, एक को कहते हैं राइबोन्यूक्लियोटाइड्स, जो किस में पाए जाते हैं? आरएनए में पाए जाते हैं। और जो डीएनए को बनाते हैं वो क्या होते हैं? डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड। यानी इन दोनों में अंतर क्या है? ऐसे न्यूक्लियोटाइड जिसमें शुगर कौन सी हो? राइबोज शुगर हो, तो वह आरएनए का निर्माण करता है। यदि राइबोज शुगर की जगह डीऑक्सी राइबोज शुगर हो तो वह न्यूक्लियोटाइड डीएनए का निर्माण करता है। तो यह बहुत महत्वपूर्ण बात है, तो ये आप समझ सकते हैं। एक पॉइंट यहाँ पे है, डीएनए दो श्रृंखलाओं से मिलकर बनते हैं, ये हमने फिगर में देख लिया। और प्रत्येक श्रृंखला न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बनती है, ये भी हमने समझ लिया कि कैसे एक बांस के एक दंड के जो छोटे भाग होते हैं वही न्यूक्लियोटाइड कहलाते हैं और वही नीचे नीचे जुड़ते हुए चले आते हैं। तो एक डीएनए की एक सिंगल श्रृंखला का निर्माण होता है या सीढ़ी का एक बांस बनता है। अब बात करते हैं क्षार युग्म। क्षार युग्म या बेस पेयर किसे कहते हैं? तो इस फिगर के अनुसार देखिएगा कि बांस का, ये कोई बांस की सीढ़ी का जो ऊपरी सिरा है, जहाँ वो छोटा दंड आपस में जुड़ रहे हैं, जो छोटे दोनों दंड बांस के, जो लंबे बांस के जो दोनों दंड जोड़ रहे हैं, इस संरचना को फिगर के अनुसार देखिएगा, इस संरचना को ही हम क्या कहते हैं? बेस पेयर क्षार युग्म कहते हैं। परिभाषा देखते हैं तो डीएनए की दोनों श्रृंखलाओं के, ध्यान से समझिएगा, डीएनए की दोनों श्रृंखलाओं के एक एक न्यूक्लियोटाइड के जोड़े को क्षार युग्म बेस पेयर कहते हैं। डीएनए की दो श्रृंखलाएं हैं, उनके एक एक न्यूक्लियोटाइड जो दाएं बाएं हैं, उनको अगर हम एक साथ जोड़ देते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? बेस पेयर कहते हैं। और जो हाइड्रोजन बंध से जुड़े होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड से ये दोनों न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं? जुड़े होते हैं। जैसे बांस की सीढ़ी होती है, बांस की सीढ़ी आपस में दंड से जुड़ी होती है तो वह सीढ़ी की संरचना बनती है। अगर वो दंड टूट जाए तो बांस दोनों अलग हो जाएंगे, तो सीढ़ी खत्म हो जाएगी। तो डीएनए की दोनों श्रृंखलाओं को जोड़ने का काम कौन करते हैं? हाइड्रोजन बंध करते हैं। अब कुछ महत्वपूर्ण बातें डाटा एनसीईआरटी में दी हुई है, इसको समझते हैं। जो साई 174 यह एक वायरस है और यह वायरस जो होता है इसमें 5386 न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं। अब दूसरा जो है वो है लैम्डा वायरस, लैम्डा विषाणु। इसमें न्यूक्लियोटाइड की संख्या 48,502 है। जो क्षार युग्म है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, साई इंटू 174 जो वायरस है उसमें सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए है, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। यानी इसका कहने का मतलब है कि उसमें जो डीएनए है उसमें दो श्रृंखला न होकर केवल एक ही श्रृंखला है। जबकि लैम्डा वायरस में 48,502 क्षार युग्म है, इसमें डबल स्टैंडर्ड यानी सामान्य डीएनए है। अब हम बात करते हैं एस्चेरिचिया कोलाई, जिसको हम ई कोलाई भी कहते हैं। यह एक बैक्टीरिया है जिसमें 4.6 गुणे 10⁶ बेस पेयर हैं। यह बताते हैं कि उनके डीएनए में कितने न्यूक्लियोटाइड्स हैं।
अगर वो सिंगल हैं तो वो क्या कहलाते हैं, सिंगल स्टैंडर्ड। अगर वो डबल हैं तो उसको हम बेस पेयर क्षार युग्म कहते हैं। अब एक महत्वपूर्ण परिभाषा हम यहाँ देखते हैं, जीवाणु भोजी किसे कहते हैं, बैक्टीरियोफाज। बैक्टीरियोफाज की परिभाषा क्या होती है, तो कुछ वायरस ऐसे होते हैं, ऐसे वायरस, ऐसे विषाणु जो जीवाणु को नष्ट करते हैं या उनका भक्षण करते हैं। ध्यान से समझिएगा कि कुछ वायरस ऐसे होते हैं जो किसको खाते हैं, बैक्टीरिया को खाते हैं, और वो बैक्टीरिया कहलाते क्या हैं, बैक्टीरियोफाज या जीवाणु भोजी कहलाते हैं। अब इसका उदाहरण क्या है, टीटूफाज। टीटूफाज एक वायरस है जो ई कोलाई नामक, जिसको हम पढ़ चुके हैं, ई कोलाई नामक वायरस वो बैक्टीरिया को खाता है, उसको नष्ट करता है। अब एक और महत्वपूर्ण डाटा, मानव में अगुणित डीएनए, मानव में अगुणित डीएनए में 3.3 × 10⁹ बेस पेयर पाए जाते हैं। तो यहाँ बात हो रही है अगुणित की। ये अगुणित और द्विगुणित क्या होता है इसको समझते हैं कि जब गुणसूत्र जोड़े में पाए जाते हैं तो उसको हम द्विगुणित कहते हैं, और जब गुणसूत्र जोड़े में नहीं पाए जाते, यानी अगर हम कहें कि मनुष्य के शरीर में 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं, अगर वो जोड़े अलग हो जाएं, अलग अलग जोड़े जब हम गिनते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, अगुणित कहते हैं। यहाँ फिगर में आप देख रहे होंगे कि 23 गुणसूत्र हैं, ये अलग हैं अपने जोड़ों से, तो यह संरचना अगुणित कहलाती है। तो एक अगुणित अगुणित जो गुणसूत्र होता है या डीएनए है मानव में, उसमें 3.3 × 10⁹ बेस पेयर पाए जाते हैं। तो आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म हुआ। आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। आप चैनल में नए हैं तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।